नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 26 मई 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके आगामी एग्जाम CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, दिल्ली पुलिस, CPUSI, UPSI एंड अदर स्टेट सर्विसेज UPPCS, बिहार, राजस्थान, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़ के साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज के करंट अफेयर्स के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नेशनल अफेयर्स में यानी राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है, IBM हैज टाइड अप विथ टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट्स फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग एजुकेशन रिसर्च। यानी IBM कंपनी के बारे में तो आपको पता ही होगा। भारत के विभिन्न संस्थानों यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के अलावा 11 शीर्ष जो रिसर्च एजुकेशन रिसर्च सेंटर्स हैं उनके साथ यह जो है टाई अप किया है। तो यानी IBM ए टेक्नोलॉजी मेजर हैज पार्टनर्ड विथ 11 top educational institute in India, including the Indian Institute of Science, Bengaluru, and IIT Kharagpur to accelerate advanced training and research in क्वांटम कंप्यूटिंग। यानी क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में यह जो है इन 11 शीर्ष संस्थानों के साथ IBM ने टाई अप किया है। तो अंडर दिस पार्टनरशिप IBM विल अलाउ दिस इंस्टीट्यूशन टू हैव क्लाउड एक्सेस टू देयर क्वांटम सिस्टम। यानी IBM ने इससे जो कह सकते हैं कि जो क्लाउड एक्सेस है उसके लिए यह अनुमति दे दिया है इन सभी संस्थानों को कि वह क्वांटम सिस्टम में इस क्लाउड एक्सेस को वह यूज कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। टीचर्स एंड स्टूडेंट फ्रॉम द 11 इंस्टीट्यूट विल बी एबल टू यूज IBM क्वांटम सिस्टम। यानी ये जो 11 संस्थान है उसके जितने भी टीचर्स हैं एंड स्टूडेंट दे आर यूज दिस एक्सेस कह सकते हैं। तो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग IISER पुणे, IISER तिरुवनंतपुरम, IISE बेंगलुरु एंड ISI कैलकाटा, IIT दिल्ली और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इन सभी संस्थानों के साथ साथ IIT जोधपुर, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, तो इन सब संस्थानों के साथ IBM ने टाई अप किया है। यहां पर IIT होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि IBM के इससे इन संस्थानों से टाई अप करने के बाद क्वांटम कंप्यूटिंग में भी भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज है, इंडेंजर्ड अफ्रीकन वायलेट प्लांट डिस्कवर्ड इन मिजोरम। यानी मिजोरम कहाँ है, इसकी कैपिटल आइजोल है, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ धालेश्वरी रिवर, जो कि धालेश्वरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मिजोरम जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है, यानी इस राज्य से भी क्रॉस करता है। जैसे भारत के 8 राज्यों में मिजोरम भी है और मिजोरम स्पर्श करता है म्यांमार की सीमा को। यानी अगर हम बात करते हैं ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर एंड मिजोरम। तो मिजोरम जो है म्यांमार को, यानी ये म्यांमार को, ये चारों राज्य नॉर्थ ईस्ट की जो है यह टच करते हैं। तो इस तरह से ये जो नई प्रजाति की खोज की है इसका नाम है डिडिमोकार्पस विकीफंकी। याद रखेंगे, द न्यू स्पीसीज डिडिमोकार्पस विकीफंकी इज करेंटली फाउंड ओनली 3 प्लेसेस इन मिजोरम। यानी मिजोरम के 3 स्थानों पर यह पाई गई है और यह इसे लुप्त प्राय प्रजाति माना जाता है। तो दोस्तों, यह पेड़ों पर उगने वाले पौधों की प्रजाति है। यह मानसून में हल्के गुलाबी रंग के फूल इसमें आते हैं और ब्लू भी निकलता है। जैसे अफ्रीका में जो पाया जाता है अफ्रीकन वायलेट, वहां पर भी ब्लू पाया जाता है। तो इस प्रजाति का नाम अमेरिका के स्मिथ सोनियन इंस्टीट्यूट के रिनाउंड बॉटनिस्ट, दिवंगत अब नहीं है दुनिया में, विकी एन फंक के नाम पर इस प्रजाति का नाम रखा गया है। तो बायोडाइवर्सिटी हैज
not yet been fully studied in the नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। यानी भारत के जो उत्तर पूर्व क्षेत्र हैं, जो बहुत सारा जैव विविधता में कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है। भारत के हॉट स्पॉट एरिया के अंतर्गत आता है, इंडिया में हमारा हॉट स्पॉट के अंतर्गत। तो वहाँ पर अभी वह अध्ययन नहीं किया जा सका है, तो इस खोज से एक नई दिशा मिलेगी, यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। और भारतीय विज्ञान संस्थान और अनुसंधान संस्थान भोपाल, और इसको किसने खोजा है तो याद रखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने खोजा है। और यह 2008 में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसे अब हम लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं। तो उसके द्वारा यह स्थापित किया गया था, भोपाल में स्थित है। किसने खोजा है तो ये ध्यान रखेंगे IISER ने खोजा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। नासा एंड इसरो विल कीप एन आई ऑन एवरी चेंज ऑफ द अर्थ सच एज अर्थक्वेक और फ्लड। यानी भारत का जो इसरो संगठन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों ने मिल करके जो भी आपदाएं आएंगी, चाहे वह अर्थक्वेक हो, चाहे ड्रॉट हो, चाहे फ्लड हो, यानी सभी मतलब इन आपदाओं समेत जितनी भी पृथ्वी पर होने वाले चेंजेज हैं उस पर यह नजर रखेगी। और इस काम में सहायक होगी नासा की नई वेधशाला प्रणाली, जिसे डेवलप किया जा रहा है। तो नासा इज डेवलपिंग ए न्यू ऑब्जर्वेटरी सिस्टम टू मॉनिटर द अर्थ। किसको मॉनिटर करेगा? अर्थ को। विच विल प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू, यानी यह जो जब इस पर जो मॉनिटर करेगा तो इंफॉर्मेशन किसके बारे में कलेक्ट करेगा? डिजास्टर्स, फॉरेस्ट फायर, ये बहुत बड़ी समस्या है, जंगलों की आग की, एंड क्लाइमेट चेंज, जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, स्थानीय परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी इन सब के बारे में यह वेधशाला या ऑब्जर्वेटरी ऑब्जर्व करेगा। तो दिस ऑब्जर्वेटरी विल आल्सो प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फार्मिंग प्रोसेस, यानी कैसे मतलब किस तरह से खेती किया जाए, खेती के लिए कौन सा समय अनुकूल है, इन सब के बारे में यह स्टडी करेगी। तो दोस्तों एवरी सैटेलाइट इन द ऑब्जर्वेटरी इज वेरी स्पेशल, यानी जितने भी वेधशाला में लगी हर सैटेलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। विच विल टेक डिफरेंट 3D इमेजेस, यानी 3D जो है कह सकते हैं तस्वीरें लेगी, और डिफरेंट एंगल्स पे, यानी विभिन्न एंगल पर इसको लिया जाएगा। और विल आल्सो टेक एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के सभी भाग, कोई भी ऐसा भाग जो कि बचेगा नहीं, उन सब का यह पिक्चर लेगा। अलोंग विथ इसरो, नासा ऑब्जर्वेटरी विल हैव ए 2-वे रडार सिस्टम, यानी इसरो के साथ नासा की ये जो वेधशाला है उसमें 2 तरह की रडार सिस्टम या प्रणाली होगी, जो पृथ्वी की सतह से 1/2 इंच तक होने वाले चेंजेस की भी वह मॉनिटर कर सकेगी। तो दिस मिशन विल बी एबल टू मेजर planet's most complex process such as melting of glaciers, earthquake, volcanoes and landsliding in time। यानी यह मिशन इन मतलब बाढ़ है, सूखा है, अर्थक्वेक है, इसके साथ साथ जैसे कि ग्लेशिएशन होता है, एवलांच इफेक्ट होता है, और साथ साथ जो है ज्वालामुखी वॉल्केनिक एक्शन होता है, लैंडस्लाइडिंग जिसे भूस्खलन क्रिया कहते हैं, इन सब के बारे में जानकारी देगा। तो नासा एंड इसरो आर ज्वाइंटली डेवलपिंग एन SUV साइज सैटेलाइट, इसका नाम रखा गया है निसार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दिस सैटेलाइट विल एबल टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन 0.4 इंचेस इन एन एरिया एज बिग एज हाफ ऑफ ए टेनिस कोर्ट, यानी आधे, यानी टेनिस कोर्ट के लगभग आधे क्षेत्र में 0.4 इंच से भी छोटी वस्तु की जो एक्टिविटी है उसको भी यह मॉनिटर कर लेगा। तो इट विल बी लॉन्च इन द पोलर ऑर्बिट इन 2022, यानी नेक्स्ट ईयर में सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? श्रीहरिकोटा, यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यहीं पर पुलिकट लेक भी है, तो वहीं से इसको किया जाएगा। और इसे कह सकते हैं कंप्लीटली नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसे हम कह सकते हैं, यानी इट इज इंटायरली बीइंग कॉल्ड नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। समझ में आई बात? तो इस तरह से नेक्स्ट न्यूज है, यूके बिगिन द process of initiating free trade
टॉक विथ इंडिया, यानी भारत और यूके के बीच लगातार संबंधों में मिठास बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से ब्रिटेन सरकार ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी है, तैयारियां शुरू कर दी है। ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि इस करार के लिए औपचारिक वार्ता शुरू होने से पहले वह 14 वीक तक इस बारे में जनता और कारोबार क्षेत्र की राय लेगा। यानी यूके सेड इट वुड सीक पब्लिक एंड बिजनेस ओपिनियन ऑन इट फॉर 14 वीक बिफोर फॉर्मल निगोशिएशन, यानी 14 सप्ताह का समय लेगा, राय लेगा, फिर जो है उसके बाद यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ब्रिटेन ट्रेड मिनिस्टर लिज ट्रस ने कहा कि वी आर बिगिनिंग टू इंटर इनटू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यानी वहां के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम लोग ट्रेड स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्री जो है मुक्त अर्थ कह सकते हैं व्यापार क्षेत्र मुक्त करार करने जा रहे हैं, वो भी किसके साथ? विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश, विश्व की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश के साथ। तो उन्होंने इस बात की खुशी जाहिर की है और फ्री ट्रेड टॉक आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्मली बिगिन इन सितंबर अक्टूबर 2021, और इस पर जो है कह सकते हैं डील एक्सपेक्टेड टू बी 2022, यानी 2022 से यह डील पूरी हो जाने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा, चाहे वह G7 सम्मेलन हो, उसमें इंग्लैंड के यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को न्योता दिया था और उनसे कहा था कि हम लोग कोविड नामक इस जो पैंडेमिक है इसमें हम एक दूसरे के साथ हैं। इवन कह सकता है हेल्थ सिक्योरिटी एंड कह सकते हैं कि ओशियन सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा, इन सब में उसके साथ है। चाहे हिंद महासागर की सुरक्षा की बात हो, जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशियन हो, इन सब में वह ब्रिटेन जो है भारत के साथ है। और इसी के साथ ही चूंकि ब्रिटेन अब यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका है तो वह अलग तरीके से भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। तो यह मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है? तो इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्री, यानी यह एक और एक से अधिक या दो से अधिक देशों के बीच में यह समझौता होता है। यानी किसके लिए? देश की वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, बौद्धिक संपदा अधिकारों और निवेशकों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली कुछ दायित्वों पर सहमत होते हैं, और यह व्यापार बाधाओं को कम करता है और विदेशों में हितों की रक्षा करता है। तो यह जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। इसके बारे में भी 2 लाइन समझ लीजिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा जान लीजिए ब्रिटेन के बारे में। यह मानचित्र में आप देख रहे हैं यूके इसको कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम। जनरली हम ब्रिटेन बोल रहे हैं। तो यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है कि वेल्स है, लंदन है, इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड, यानी कह सकते हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, यह जो है इन 3 को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। जब नॉर्दर्न आयरलैंड जुड़ जाता है तो यह यूनाइटेड किंगडम हो जाता है, यानी ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड इक्वल यूनाइटेड किंगडम। याद हो जाएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे पेनाइन्स, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहीं पर स्कॉटलैंड, ग्लासगो है, यह है बेन नेविस, यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक भी है, ये ध्यान रखेंगे। और ये इंग्लिश चैनल है दोस्तों, यहाँ पर डोवर स्टेट है और यहाँ से टनल गई हुई है। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में कौन सी जल संधि है? डोवर स्टेट है, याद हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर कैम्ब्रियन माउंटेन है, वेल्स स्टेट में पड़ता है। कार्डिफ है, यह चाकू छुरी के लिए जाना जाता है, यहाँ पर इंडस्ट्री है, यह ध्यान रखेंगे। तो यह इसकी कैपिटल है लंदन, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ थेम्स रिवर, एंड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, और यहाँ की जो करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग है। अब बढ़ते हैं दोस्तों एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन में। 38.6 लाख इंडियन बिकेम रिफ्यूजीज इन देयर ऑन कंट्री ड्यू टू क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर। दोस्तों यह एक बहुत भयावह तस्वीर आई है। वर्ष 2020 में भारत से जुड़ी, जो जलवायु से जुड़ी आपदाओं में, भारत में जैसे बाढ़, सूखा, तूफान, जैसे चक्रवात आ रहा है, इसमें वर्तमान में यास आया है, फिर जो है 1 हफ्ते पहले ही कह सकते हैं ताउते आया था। तो इन सब से लोग विस्थापित होते हैं। तो यह जो है क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर की वजह से 2020 में 38.6 लाख लोग भारतीय अपने ही देश में शरणार्थी बन गए हैं। वहीं देश में विस्थापित हुए 3900 लोग हिंसा और संघर्ष की घटनाओं की वजह से वह रिफ्यूजी, यानी देश में ही एक स्थान से दूसरे स्थान को
पलायन कर गए हैं। यह रिपोर्ट आई है और यह जानकारी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा जारी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2021 के सामने आई है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। हर साल आप लोग देखते होंगे ड्रॉट प्रोन एरिया में जो है सूखा आता ही है। इवन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह दक्षिण भारत हो, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे मध्य भारत हो, हर क्षेत्रों में ड्रॉट आता है। इसी तरह से बाढ़ की समस्या आती है। अभी मानसून आ जाएगा, उसके बाद सभी राज्यों में, कम से कम दर्जन भर राज्यों में बाढ़ राहत पैकेज जारी किए जाएंगे सरकार के द्वारा। इसी तरह से चक्रवात आप लगातार देख रहे हैं कि 15 दिन के अंदर दो चक्रवात ने पूरी तरह से तबाही मचा दिया है। यानी आप देख सकते हैं यास नामक चक्रवात से भी कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का 25% जो मनी है, जो पैसा है, वहां उस चक्रवात में लग जाएगा। ये स्थिति है कुल जो जीडीपी का। तो यह स्थिति है। तो यह इस तरह के डिजास्टर्स आ रहे हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो अम्फन चक्रवात 24 लाख पीपल जो है विस्थापित हो गए थे एक स्थान से। इसमें सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, और वर्तमान में भी यास की वजह से सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर ही पड़ने वाला है। हालांकि यह 2020 की रिपोर्ट है। तो दोस्तों इसमें जो है तूफान निसर्ग भी पिछले साल आया था। महाराष्ट्र और गुजरात में करीब 1,70,000 लोग अपना घर छोड़ दिए थे। इसी तरह फिर से उनको बचाने की कोशिश, यानी फिर से बसाने की कोशिश की गई, लेकिन 9,29,000 लोग विस्थापित हो गए। यह रिपोर्ट भारत के ही नहीं, दुनिया के 104 देशों में करीब 3 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। यानी सबसे ज्यादा ईस्टर्न एशिया, पैसिफिक से विस्थापित हुए हैं करीब 1.2 करोड़ लोग। वहीं अफ्रीका में यह आंकड़ा 43 लाख था। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं दक्षिण एशिया में 92.4 लाख, अमेरिका में 45.3। तो यह जो है आंकड़ा सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व की यह समस्या है। तो इस समस्या से ये जो नेचुरल डिजास्टर हैं या क्लाइमेटिक रिलेटेड डिजास्टर हैं, इसमें पूरे विश्व को एक साथ आना पड़ेगा। यानी देख रहे चीन में 50 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। तो यहीं बांग्लादेश में 44.4, यानी भारत से ज्यादा, चूंकि बांग्लादेश वगैरह जो डिजास्टर यानी आपदाओं से घिरा क्षेत्र है। इसी तरह से फिलीपीन से 44.5, यहाँ पे भी बहुत सारे चक्रवात आते रहते हैं। और भारत में 38.6 लाख, वहीं इथोपिया में 6.6। तो इस तरह से आप वैश्विक को मैप के थ्रू देखना चाहेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं कि यह प्राकृतिक आपदाओं से, जो नेचुरल डिजास्टर, और संघर्ष और हिंसा, जैसे कि ISIS सीरिया में संघर्ष चल रहा है, इजराइल में, तो लोग वहां से पलायन कर जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में जाकर रुक जाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते, जैसे अफगानिस्तान में देखिए, यहाँ पे मैप में दिख रहा है, ये जो येलो वाला है 3900 लोग भारत से पलायन कर गए। तो यह जो है, लेकिन भारत में ही विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के पलायन कर जाते हैं। इस मानचित्र को देखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी इन न्यूज में। IPS सुबोध जायसवाल अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ CBI। दोस्तों केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के IPS अधिकारी सुबोध जायसवाल को CBI का नया निदेशक नियुक्त कर दिया है, और यह 2 साल का इनका कार्यकाल होगा। पहले 1997 तक यह हुआ करता था कि CBI के डायरेक्टर को कभी भी हटा दिया जा सकता था। 97 के बाद से यह नया नियम आ गया। कुछ उसमें प्रॉब्लम होने लगी, विपक्ष ने भी बातें उठाई कि CBI का जो डायरेक्टर होता है सरकार का ही होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं। तो वर्तमान में जायसवाल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के डायरेक्टर के पद पे हैं, और प्रवीण सिन्हा एडिशनल डायरेक्टर ऑफ CBI एंड IPS ऑफ गुजरात कैडर इज करेंटली होल्डिंग द एडिशनल चार्ज ऑफ CBI। चूंकि यह जो है फरवरी 2020 से ही राकेश अस्थाना में जो है विवाद हो गया था, तब से यह कार्यवाहक ही था। तो अब जो है 2 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। तो इसमें जो समिति होती है, इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना शामिल थे। लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे। और दोस्तों CBI का गठन 1963 में हुआ था। अब बढ़ते हैं, डेविड बार्निया को मोसाद का नया नियुक्त किया गया है प्रमुख। मोसाद तो जैसा कि पता होगा विश्व की सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसियों में से एक मानी जाती है, यानी विश्व की सबसे टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी में इसका नाम है मोसाद। वो कहाँ की है? इजराइल की है। तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली एलिट कमांडो फोर्स सायरेट मटकल के पूर्व सदस्य डेविड बार्निया को मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया है। बार्निया 2015 से कार्यरत तैनात योसी कोहेन का स्थान लेंगे, यानी उनके पहले योसी कोहेन साहब थे। तो इस तरह से आप बार्निया मूल रूप से तेल अवीव के उत्तर में शेरोन क्षेत्र के रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल की कैपिटल जेरूशलम है और वहां की जो करेंसी है शेकेल है, ये भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। स्पाइस हेल्थ विंस गोल्ड स्टीवी अवार्ड 2021। तो स्पाइस जेट के प्रमोटरों के द्वारा स्थापित की गई स्वास्थ्य सेवा कंपनी, इसका नाम है स्पाइस हेल्थ। इसने कोविड 19 के समय में मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन के लिए 2021 का यानी एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड में गोल्ड अवार्ड जीता है। और ऐसे समय में जो नवंबर 2020 में कोविड 19 में भारत में अपने आप उच्चतम स्तर पर था, तो इसकी जो डायरेक्टर हैं, स्पाइस हेल्थ की डायरेक्टर हैं अवनी सिंह के नेतृत्व में स्पाइस हेल्थ ने मोबाइल प्रयोगशालाओं में परीक्षण की पेशकश करके रियल टाइम पॉलीमर यानी RT-PCR टेस्ट कराया और जो उसकी जो 2400 रुपए में था उसको उन्होंने मात्र 499 रुपीज में प्रदान करके लोगों को राहत दिया। तो इस तरह से स्पाइस हेल्थ ने 2.2 मिलियन से अधिक RT-PCR टेस्ट कराए और 5 राज्यों खासकर दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड में इन्होंने संचालन किया। उसीलिए इनको यह अवार्ड दिया गया। तो यह अवार्ड जो है 29 देशों में कार्यस्थल पर इनोवेशन को मान्यता देने के लिए क्या कह सकते हैं बिजनेस अवार्ड है, व्यावसायिक पुरस्कार कार्यक्रम है, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रपोजेस $50 बिलियन ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान यानी वैश्विक टीकाकरण के लिए $50 बिलियन का प्रस्ताव दिया है। यह 2021 के अंत तक वैश्विक आबादी का कम से कम 40% एंड 2021 की पहली छमाही तक 60% तक कवर करेगी। यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज प्रपोज ए 50 बिलियन global vaccination plan that will cover at least 40% and the global population by end of 2021। और यह कहा जा रहा है कि 60% कवर कर लिया जाएगा फर्स्ट हाफ ऑफ 2022। और IMF की चीफ कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। तो उन्होंने G20 हेल्थ समिट में यह बात उठाई और उन्होंने कहा कि इस जो आपदा है इससे हम बाहर निकल सकेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। इसका स्थापना 1944 में हुई थी। इसमें मेंबर 189 हैं और चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF गीता गोपीनाथ हैं और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी अध्यक्ष हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम विल नाउ बी नोन एज सीनियर बलबीर सिंह इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से अब जाना जाएगा। पंजाब सरकार ने घोषणा कर दी है कि मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा जाएगा। बलबीर सिंह जो है महान खिलाड़ी हुआ करते थे। 1948, 52, 56 में इंडियन हॉकी के साथ लगातार 3 ओलंपिक गोल्ड जीते थे। उसमें आखिरी टीम के कप्तान के रूप में भी उन्होंने भूमिका निभाई थी। तो द वेटरन स्कोर्ड 5 गोल इन इंडिया 6-1 विक्ट्री ओवर द नीदरलैंड इन द 1952 ओलंपिक फाइनल। यानी 1952 के जो ओलंपिक फाइनल था उसमें भारत 6-1 से जीता था, जिसमें इन्होंने 5 गोल किए थे और ये अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो बलबीर सिंह सीनियर को पिछले साल 25 मई को 95 ईयर ओल्ड की उम्र में उनका निधन हो गया था। तो दोस्तों वह 1957 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी थे। एक कोच के रूप में भी उन्होंने 1975 में भारत को एकमात्र हॉकी विश्व कप का खिताब भी जितवाया था। यानी एज ए कोच ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन बैगिंग द ओनली हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल इंडिया हैज ऑन टिल डेट 1975। नेक्स्ट है लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में आज हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख संगठन, अक्सर आप लोगों की परीक्षाओं में आ जाता है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक जैसे है उसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसको ADB कहेंगे, मनीला में है। ये फिलीपींस की कैपिटल है। इसी तरह से नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की कैपिटल है।
डायमंड कटिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी वाशिंगटन डीसी है। रेड क्रॉस का जेनेवा है। सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, 1985 में स्थापना हुई थी। इसका काठमांडू में है, नेपाल की कैपिटल। इस तरह से इंटरपोल का पेरिस के लियोन शहर में है और डब्ल्यूटीओ का जेनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और अरब लीग का कायरा में है। इसे कायरो कहेंगे, मिस्र की कैपिटल है जो कि नील नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी तरह से यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का भी जेनेवा में है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना में है, इसका जो कि डैन्यूब नदी के किनारे है। इसी तरह से अंकटाड यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस जेनेवा में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड WWF का भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का लुसाने में है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ये भी वियना में है। तो यह सारे कभी कभी क्या होता है कि सीधे हेडक्वार्टर पूछ लेता है, फिर किसी दिन इन सब के बारे में अलग से बताएंगे, यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं रोली सरोज, SK, सुभाष रानी, सूरज उपाध्याय, तोहफा शबा तश्कीन, हेमंत शर्मा, पूर्णिमा जायसवाल, सलिल मोहन, दिलीप कुमार, श्रवण खालिंग, त्रिवेणी बघेल, अंकिता राठौर, विनोद जायसवाल, निधि राठौर, विवेक यादव, रेणु बाला, उषा, ध्रुव पारिक, सचिन वशिष्ठ, इंडोमेंट, मधु आशुतोष, संजय नेगी, अंजलि सिंह, मोनिका तिवारी, अनुराग उपाध्याय, मोनी गुप्ता, आयशा रहमान, नाइम अंसारी, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। एक प्रश्न पूछा है पूर्णिमा जी ने, आई थिंक पहले भी पूछा था, तो यह ध्यान रखेंगी कि इन्होंने कहा है कि नेपाल क्यों नहीं दिया, क्योंकि शुरू में 8 देश ही चक्रवातों का नामकरण करते थे, साइक्लोन का नामकरण 8 देश, बाद में कतर, ईरान और यमन जुड़ा, तो इसमें नेपाल भूटान नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मालदीव है, हाँ याद रखेंगे, थाईलैंड है, ओमान है, लेकिन नेपाल और भूटान नहीं है। यही कारण है कि म्यांमार के बाद ओमान ने यास नामक चक्रवात का नामकरण किया। इसके बाद MNOP, अब P आएगा पाकिस्तान, गुलाब नाम का चक्रवात आएगा। अब बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ 11 टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया टू एक्सेलरेट एडवांस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन क्वांटम कंप्यूटिंग? अमेजॉन, IBM, एसेंचर, ओरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज एन इंडेंजर्ड अफ्रीकन वायलेट प्लांट बीन डिस्कवर्ड? एक लुप्त प्राय अफ्रीकी वायलेट पौधा कहां खोजा गया? असम में भारत के, मणिपुर में, मिजोरम में या सिक्किम में? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच UV साइज सैटेलाइट इज बीइंग डेवलप्ड जॉइंटली बाय नासा एंड इसरो? यानी इन दोनों के साथ जो है संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है, उसका नाम क्या है? निसार, मंगल 220, लूना 225, इनसाइट 2। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2021 रिलीज बाय द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, हाउ मेनी मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया वर displaced as refugee due to disaster in the year 2020? 24 lakhs, 28.6 lakh, 38.6 lakh या 40 lakh? And next question है recently who has been appointed by the central government as the new director of CBI? सुबोध जायसवाल, राकेश अस्थाना, VS कौमुदी, कुमार राजेश चंद्रा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मोसाद इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? रसिया, इजराइल, भारत या अमेरिका? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑन द एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड 2021? स्पाइस हेल्थ, अडानी हेल्थ केयर सर्विस, टाटा हेल्थ या नन ऑफ दीज? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डॉलर्स has the International Monetary Fund proposed for the Global Immunization Scheme? यानी वैश्विक टीकाकरण योजना के लिए कितने डॉलर का प्रस्ताव पारित किया है? तो $40 बिलियन,
$45 billion, $50 billion या $55 billion। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर whom विल बी द मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम बी रिनेम्ड, यानी मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? प्रभजोत सिंह, बलबीर सिंह सीनियर, गुरमैल सिंह, हरचरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी लास्ट क्वेश्चन, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी लोकेटेड? वियना, जेनेवा, पेरिस या लंदन? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।